नमस्ते बच्चों। तो आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं अपने जूलॉजी का एक टॉपिक जिसका नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। वैसे मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दूं, आई एम डॉक्टर धर्मेश पुरवाल और मैंने बीडीएस किया हुआ है, डेंटल सर्जन। कुछ बच्चों ने मेरे को रिक्वेस्ट किया कि सर आप बॉटनी भी पढ़ाइए, तो मैंने कहा ठीक है मैं बॉटनी पढ़ा दूंगा, तो मैं जूलॉजी मेंटर की जगह आपका बॉटनी का मेंटर भी हो जाऊंगा। तो वो कोई दिक्कत नहीं है। आप टॉपिक को ध्यान से पढ़िए, एनसीईआरटी की सारी लाइनों को समझिए, काफी अच्छा आपको फील आएगा इसमें। और सबसे एक सिंपल सी चीज मैं आपको बताता हूँ, एनसीईआरटी को उस तरीके से समझिए कि आपका कोई क्वेश्चन मिस ना हो। जैसे कि अपन यहाँ पर आज अपना पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। यहाँ से बेटा ध्यान रखिएगा, 3 से 4 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। तो काफी अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है और वेटेज भी इसका काफी ज्यादा है। तो ये चीजें अपने को यहाँ पर ध्यान रखनी है बेटा। तो अपन स्टार्ट करते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो एक सिंपल सी चीज है बेटा, देखिए यहाँ पर, एज यू आर अवेयर, ह्यूमंस आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग। अगर सोचिए एसेक्सुअल होता तो बेटा कितनी परेशानी हो जाती। सिंपल सी चीज है, कोई वेरिएशंस आपको देखने को नहीं मिलते। वेरिएशंस नहीं होते तो बेटा अपन ड्रायोपिथिकस, रामापिथिकस, ऑस्ट्रेलियोपिथिकस बन ही नहीं पाते ना। सिंपल सी चीजें, सारी चीजें किसकी वजह से हो रही, वेरिएशंस की वजह से हो रही है। उसके बाद हम वीवी पेरस हैं। अब देखिए वीवी पेरस, तो यानी कि अपन किसको बर्थ कर रहे हैं, चाइल्ड को। यहाँ पर आपको प्लेसेंटा देखने को मिलेगा, जेस्टेशन पीरियड देखने को मिलेगा, ये सारी चीजें। अपन ओवी पेरस तो है ही नहीं, तो ये चीज भी अपने को ध्यान रखनी है। द रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इन द ह्यूमन इंक्लूड्स फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। देखो यहाँ पर इवेंट्स जो आपको देखने को मिलेंगे वो होंगे आपके प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। गैमेटोजेनेसिस आपके प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में आता है। गोनाड्स डेवलप हो रहे हैं, गैमेट्स डेवलप हो रहे हैं, ये सारे किसके अंदर आएंगे, प्री फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ जो आपको देखने को मिल रहा है बेटा, रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इन ह्यूमन, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, जिसको आप गैमेटोजेनेसिस कह रहे हैं, ये प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट है। फिर इसके बाद देखिए, जैसे कि स्पर्म्स बने मेल में, स्पर्मेटोजेनेसिस, फीमेल के अंदर ओवम बना, तो इसको आप क्या बोलेंगे, oogenesis। ये सारी चीजें बेटा इस चैप्टर में अपन डिटेल में पढ़ेंगे, यहाँ केवल आपको टर्मिनोलॉजी समझनी है। इसके बाद अपन समझिए ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू द फीमेल जेनाइटल ट्रैक, इसको अपन इंसेमिनेशन बोलते हैं। कितनी बार बच्चे कोपुलेशन और इंसेमिनेशन में भी कंफ्यूज हो जाते हैं। मैटिंग का मतलब कोपुलेशन होता है, इंसेमिनेशन का मतलब क्या हुआ, स्पर्म का ट्रांसफर हुआ कहाँ, फीमेल जेनाइटल ट्रैक। और यहाँ पर भी बेटा एक क्वेश्चन बन सकता है कि ये आपका फर्टिलाइजेशन इवेंट है या इन फर्टिलाइजेशन, प्री फर्टिलाइजेशन। तो आप इसको क्या करेंगे, प्री फर्टिलाइजेशन, क्योंकि फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट्स, इसको आप फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। जिसकी वजह से यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट हो रहा है। अब यहाँ पर बेटा जाइगोट जो बन रहा है, ये सपोज ये ओवम है और ये स्पर्म्स है, यहाँ पर जब फ्यूजन हुआ तो यहाँ पर बना बेटा आपका जाइगोट। और जाइगोट एक सिंपल सी चीज है बेटा, ये आपका सिंगल सेल एम्ब्रियो, ये क्या है, सिंगल सेल एम्ब्रियो। तो ये भी बेटा आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर अगर कोई आपसे पूछ ले सिंगल सेल एम्ब्रियो कौन सा है, तो वो आपका जाइगोट है। जाइगोट बन गया। अब जाइगोट बनने के बाद बेटा इसका डेवलपमेंट होता है। हम कोई यूनिसेलुलर तो है नहीं, हम मल्टी सेलुलर है। तो यहाँ पर माइटोसिस, क्लीवेज वगैरह सारी चीजें चलेगी जो आगे अपन एम्ब्रियोजेनेसिस में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर क्या है, फॉलोड बाय द फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ, आपके फिटस का डेवलपमेंट हो रहा है यहाँ पर। तो ये सारा आपका एम्ब्रियोजेनेसिस चल रहा है जो आपके जेस्टेशन पीरियड में चल रहा है। जैसे ही एम्ब्रियो पूरा डेवलप हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, बेबी का जन्म हो जाएगा, जिसको आप क्या बोल रहे हैं, पार्चुरेशन बोल रहे हैं। तो यहाँ पर देखो 3 टर्मिनोलॉजी मैंने आपको बताई। पहला है गैमेटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, मेल में हुआ तो स्पर्मेटोजेनेसिस, फीमेल में हुआ तो oogenesis। आई कुछ बात समझ में। इंसेमिनेशन तो आपको समझ में आ ही गया, ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू द फीमेल जेनाइटल ट्रैक, उसको हमने क्या बोला, इंसेमिनेशन बोला। फिर फर्टिलाइजेशन हमने किसको बोला, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट्स, जहां पर आपके जाइगोट का फॉर्मेशन हो रहा है। जेस्टेशन पीरियड जहां पर फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट हो रहा है किसका, फिटस का। और जब डिलीवरी हो रही है उसको हम क्या बोल रहे हैं, पार्चुरेशन। तो ये बेटा आपको सारे इवेंट समझ में आने चाहिए। प्री फर्टिलाइजेशन में कौन कौन से आते हैं, गोनाड्स का डेवलपमेंट, गैमेटोजेनेसिस। फर्टिलाइजेशन आपको आई गया, पोस्ट में आपका आ जाता है एम्ब्रियोजेनेसिस, जहां पर आपका फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो एंड पार्चुरेशन। जैसे क्लियर, सिंपल यहां तक आई कुछ बात समझ में। तो इसके आगे बढ़ते हैं, देखो आगे क्या लिखती है एनसीईआरटी, इसको समझो। एनसीईआरटी कह रही है बेटा यहाँ पर, यू हैव लर्न दैट दिस रिप्रोडक्टिव इवेंट्स occurs आफ्टर प्यूबर्टी।
बेटा जब तक प्यूबर्टी नहीं आएगी तब तक तो ये इवेंट्स होने नहीं ना, गैमेट्स ही नहीं बनेगी, गोनाड्स ही नहीं बनेंगे, पूरी तरीके से डेवलप नहीं होते हैं। और यहाँ पर ये क्या होता है कि हार्मोन्स का लेवल होता है बेटा, एफएसएच और एलएच, इनकी क्वांटिटी जो बढ़ती है बेटा ये प्यूबर्टी के अंदर ही बनती है। ये बात आप याद रखिए इसके अंदर। तो जब ये क्वांटिटी बढ़ेगी तभी तो ये जाकर यहाँ पर सारी चीजें होगी। तो आप हमेशा ध्यान रखिए, रिप्रोडक्टिव इवेंट्स ऑकर्स आफ्टर प्यूबर्टी। These are remarkable difference between the they are remarkable differences between the reproductive events in male and in female. देखो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म में मेल डिफरेंट थिंग है, फीमेल डिफरेंट थिंग है, तो रिप्रोडक्टिव इवेंट्स भी डिफरेंट ही होते हैं। क्योंकि फीमेल के अंदर तो oogenesis एम्ब्रियोनिक लाइफ में ही स्टार्ट हो जाता है, और हमारे स्पर्मेटोजेनेसिस जो स्टार्ट होता है वो प्यूबर्टी में होता है। दूसरा, हमारा कभी स्पर्मेटोजेनेसिस ओल्ड एज तक बंद ही नहीं होता है, ऐसा नहीं बंद नहीं होता, लेकिन आपको फिटनेस मेंटेन करोगे तो नहीं होता है बंद, उस पर भी डिपेंड करता है, प्रोसेस बंद नहीं होता है। अगर कोई आपको कोई हेल्थ इश्यूज वगैरह ना हो तो, इज इट क्लियर? सो फॉर एग्जांपल, स्पर्म फॉर्मेशन कंटिन्यूज इवन इन एन ओल्ड मैन, बट फॉर्मेशन ऑफ ओवम सीजेस इन द वुमेन अराउंड द एज ऑफ 50 इयर्स। देखो यार, गॉड का भी ये डिफरेंट तरीका है किसी भी चीज को बनाने का। उन्होंने यहाँ पर oogenesis को स्टार्ट कर लिया था अर्ली, जो आपका पोज हो गया था थर्ड मंथ ऑफ एम्ब्रियोनिक लाइफ के अंदर। तो जो स्टार्ट अर्ली एंड्स अर्ली, तो सिंपल सी चीज है, फीमेल के अंदर स्टार्ट जल्दी किया और 50 इयर्स में इसका मेनोपॉज लगा दिया। मेल के अंदर लेट स्टार्ट हुआ, 14 इयर्स में स्टार्ट होता है स्पर्मेटोजेनेसिस, जो पूरी लाइफ लॉन्ग चलता रहता है। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर लेट अस एग्जामिन द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स इन द ह्यूमन। तो ये जो एनसीईआरटी का बेटा फर्स्ट पैराग्राफ आपको देखने को मिल रहा है, इसके अंदर कोई ज्यादा ऐसी बातें नहीं कही है, केवल आपको यहाँ पर टर्मिनोलॉजी आपको ध्यान रखनी है जिसके रिलेटेड क्वेश्चंस बन सकते हैं। इसके अलावा कोई ज्यादा यहाँ पर क्वेश्चन नहीं बन सकते। इंसेमिनेशन क्या होता है, गैमेटोजेनेसिस क्या होता है, पार्चुरेशन क्या होता है, जेस्टेशन क्या होता है, कोपुलेशन क्या होते हैं, ये सारी चीजें बस आपको इस फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर पता होनी चाहिए। तो इसके आगे देखते हैं, देखो अपन एक एक सिस्टम स्टार्ट करेंगे इसके अंदर। जैसे कि अपन यहाँ स्टार्ट करेंगे बेटा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम सबसे पहले। तो देखिए, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहां पर लोकेटेड है? लोकेटेड इन द पेल्विस रीजन, जो आपको देखने को मिल रहा है। अब कितनी बार क्या होता है बेटा, लाइन आ जाती है एग्जाम के अंदर, स्टेटमेंट आ जाता है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज लोकेटेड इन द एब्डोमेन रीजन। एब्डोमेन मत करना कराना, एब्डोमेन के अंदर तो डाइजेशन वगैरह और ये प्रोसेस होता है, लीवर स्टोमक ये है एब्डोमेन में। एब्डोमेन के बिलो आपका पेल्विस स्टार्ट होता है, जहां पर आपकी पेल्विक बोन आती है, इलियम स्टेम प्यूबिस वाली। इज इट क्लियर? तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपको कहां देखने को मिल रहा है? पेल्विस रीजन के अंदर। इट इंक्लूड्स द पेयर ऑफ टेस्टिस, दो टेस्टिस होती है, ये आपको पता ही है, अलोंग विथ एसेसरी डक्ट्स, ग्लैंड्स एंड एक्सटर्नल जेनेटिलिया। तो एक सिंपल सी चीज है, अगर यहाँ पर ये सारी चीजें एसेसरी है, जैसे कि डक्ट एसेसरी हो गई, ग्लैंड्स एसेसरी हो गई, एक्सटर्नल जेनेटिलिया भी आपका एसेसरीज के अंदर है, तो नेसेसरी क्या है? तो नेसेसरी की अगर अपन यहाँ पर बात करेंगे, तो नेसेसरी जो आपको देखने को मिलता है बेटा वो है टेस्टिस, जहां स्पर्म्स बन रहा है, फॉर्म्ड हो रहा है, तो वो आपका कहलाएगा। बच्चे कितनी बार क्या करते हैं, एक्सटर्नल जेनेटिलिया पेनिस को भी कराते हैं कि नेसेसरी, वो नेसेसरी पेनिस नहीं है बेटा, एसेसरी के अंदर वो आएगा, क्योंकि वो ट्रांसफर ऑफ स्पर्म कर रहा है, स्पर्म का फॉर्मेशन थोड़ी कर रहा है। ग्लैंड्स आपके इसको मैच्योर वगैरह कर रहे हैं, डक्ट आपके इसके ट्रांसफर कर रही है, तो आप इन सारी चीजों को एसेसरीज के अंदर लेंगे, नेसेसरीज के अंदर मत लिखाना। अब देखिए, हमारे अंदर तो टेस्टिस कहाँ होती है, टेस्टिस आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, बाहर ही आएगी। एब्डोमिनल वॉल का ही बेटा एक्सटेंशन एक पाउच होता है, जिसको आप बोलते हैं स्क्रोटम। इस तरीके से पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो 7 मंथ ऑफ एम्ब्रियोनिक लाइफ में बाहर आ जाता है, जिसके अंदर आपको ये ऐसे पेयर ऑफ टेस्टिस आपको देखने को मिलेगी। तो भैया यार, नेचर इसको अंदर ही रख लेता, बाहर क्यों निकालने की जरूरत थी? तो सिंपल सी चीज है बेटा, हर चीज के पीछे साइंस लगती है। स्पर्मेटोजेनेसिस को 35 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहिए, कितना चाहिए? 35 डिग्री सेंटीग्रेड। और बॉडी का टेम्परेचर है 37 डिग्री, तो यहाँ पर ये काम चल नहीं सकता है, इसलिए टेस्टिस आर सिचुएटेड आउटसाइड द बॉडी। इज इट क्लियर? मसल्स होती है बेटा इसमें, डार्टोस होती है, क्रीमेस्टर होती है, इतना डिटेल में अपन जाएंगे नहीं, लेकिन इतना आपको ये पता होना चाहिए कि किस तरीके से यहाँ पर आपको टेम्परेचर फेवर करता है और कितना टेम्परेचर फेवर करता है। तो जो टेम्परेचर यहाँ फेवर कर रहा है, दिस इज 2 to 2.5 लोअर देन योर नॉर्मल इंटरनल बॉडी टेम्परेचर, यानी 35 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, विच इज नेसेसरी फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। अब देखिए, शेप तो ओवल होता ही है, लेंथ जो होती है
वो 4 to 5 होती है, विड्थ जो होती है 2 to 3 सेंटीमीटर होती है। सॉरी बेटा, थोड़ी सी खांसी हो गई, मौसम ठंडा ठंडा है। तो आप ये समझिए 2, 3, 4, 5, ये गिनती तो अपने को आती है ना, तो बस ये गिनती अपने को याद रखनी है, 2, 3, 4, 5। 2, 3 तो हो गई आपकी विड्थ, और 4, 5 क्या हो गया, लेंथ हो गई। इससे आपको बेटा ये डेटा अच्छे से याद हो जाएगा। टेस्टिस की कवरिंग होती है, कनेक्टिव टिश्यूज की बनी होती है, जो इन्होंने यहाँ पर नेम मेंशन नहीं किए हैं। बाकी एल्बुजिनिया होती है, वेजाइनलिस होती है, वेस्कुलोसा होती है, लेकिन अपन डिटेल में जाएंगे नहीं क्योंकि ये बता ही नहीं रहे। हाँ, ये ध्यान रखो कि टेस्टिस की कवरिंग किससे बनी हुई है, तो कनेक्टिव टिश्यूज से बनी हुई है। अब एक सिंपल सी चीज है बेटा, टेस्टिस तो राजा है, और टेस्टिस के एक अपार्टमेंट है, बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है, और वहां पर छोटे छोटे फ्लैट है। कितने फ्लैट है वो टोटल, 250 कंपार्टमेंट, और उन फ्लैट्स के नाम दिए टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। तो आपके लोब्यूल्स कितने देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर, 250 आपको टेस्टिकुलर लोब्यूल्स आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। तो यहाँ तक बेटा बात समझ में आई आप लोगों को, सिंपल सिंपल सी चीजें हैं। आप एक तो ये ध्यान रखिए कि टेस्टिस जो है आपके पेल्विक रीजन में, दूसरा टेम्परेचर कितना चाहिए इसको, जो नेसेसरी होता है। तीसरा, यहाँ पर जो क्वेश्चंस बन सकता है बेटा, वो क्वेश्चंस बन सकता है इसके डायमेंशंस पर। एक सिंपल सी चीज ध्यान रखिए, 2, 3, 4, 5, 2, 3 तो विड्थ हो गई, 4, 5 क्या हो गई, उसकी लेंथ हो गई। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। बाकी जो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स है, वो आपके लगभग इन्होंने कितने बताए, 250 बताए। तो देखिए अपन इसको थोड़ा सा समझते हैं। सपोज ये आपकी टेस्टिस का एक अपार्टमेंट अपने को देखने को यहाँ पर मिल रहा है, तो अपन यहाँ पर एक टेस्टिस का अपार्टमेंट बना देते हैं, बड़ा वाला। उसके बाद इसमें भी छोटे छोटे दो साइड बना दिए, बिल्डिंग ए और बिल्डिंग बी, बीच में अपन ने टेस्टिकुलर सेप्टम लगा दिया है। फिर ये इस तरीके से बेटा आपको टेस्टिकुलर लोब्यूल्स आपको देखने को मिल रहे हैं, जिनके नंबर है 250। अब देख यहाँ 250 तो बेटा मैं बना नहीं सकता, लेकिन आप समझो इस चीज को। और हर के अंदर 1 to 3 सेमिनिफेरस टिब्यूल्स आपको देखने को मिल रहे हैं। इस तरीके से कोइल्ड होते हैं बेटा ये बहुत ज्यादा, इस तरीके से कोइल्ड स्ट्रक्चर है ये पूरा। और यहाँ से ट्यूबी रेटिस वगैरह अराइज हो जाती है इस तरीके से। यहाँ आप देखेंगे तो ऐसे ट्यूबी रेटिस आ जाती है, और इस सेप्टम पर ये ट्यूबी रेटिस इस तरीके से कोइल्ड स्ट्रक्चर बना देती है, जिसको आप बोलते हैं रेटिटेस्टिस। तो ये रेटिटेस्टिस हो गया। इसका भी बेटा क्या होता है, पूरा सीक्वेंस पूछा जाता है। और यहां से आप 10 to 12 वास वो निकाल लीजिए, इफ्रेंसिया, डिफरेंसिया नहीं, इफ्रेंसिया। और ये सारी इफ्रेंसिया फ्यूज्ड हो जाएगी, और ये बना देगी आपकी एपिडिडाइमिस। क्या बना देगी, एपिडिडाइमिस। तो ये फ्यूज्ड होकर बेटा बना देती है एपिडिडाइमिस, जो यहाँ पोस्टीरियर वॉल पर, अगर अपन यहाँ टेस्टिस की पोस्टीरियर वॉल देखते हैं, तो ये यहाँ पर इस तरीके से आ जाएगी, और यहाँ पर इस तरीके से ये पोस्टीरियर वॉल पर कोइल्ड हो जाती है एपिडिडाइमिस, और इसके लोअर पार्ट से बेटा अराइज हो जाती है वास डिफरेंस। वापस ध्यान से सुनो, ये आपको जो अंदर कोइल टिब्यूल्स आपको देखने को मिल रहे हैं इसके अंदर, दिस आर द सेमिनिफेरस टिब्यूल। ये हो गए आपके सेमिनिफेरस टिब्यूल। तो ये बना दिए अपन ने इसमें सेमिनिफेरस टिब्यूल्स। और ये यहां से जो ट्यूब अराइज हो रहे हैं, इनको आप बोलते हैं ट्यूबी रेटिस। तो ये आपके ट्यूबी रेटिस वगैरह यहाँ देखने को मिल रहे हैं। तो ये बना दिया मैंने इसके अंदर। फिर यहाँ पर जो ये कोल्ड स्ट्रक्चर सेप्टम के यहाँ देखने को मिल रहा है, दिस इज द रेटिटेस्टिस। तो ये रेटिटेस्टिस हो गया है जो मैंने यहाँ पर बना दिए। और रेटिटेस्टिस के बाद में यहाँ पर जो ये आपको देखने को मिल रहा है, दिस इज एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस बेटा, अगर अपन यहाँ पर कोई कैपेसिटेशन के बारे में पूछे ना, कैपेसिटेशन स्टार्ट कहाँ से होता है, तो स्टार्ट यहाँ से होता है। लेकिन लाइन आ जाए कैपेसिटेशन ऑकर्स इन, तो वो आपका वजाइना में होता है। तो कभी कभी पूछ लेते हैं थोड़ा सा एडवांस लेवल, अगर कोई पूछ ले आपसे तो ये पता होना चाहिए। अगर कोई कैपेसिटेशन ऑकर्स इन लिखा हुआ है और वहां पर एपिडिडाइमिस वजाइना वगैरह दिया है, तो आप वजाइना को राइट कीजिएगा। बाकी हाँ, स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, एपिडिडाइमिस में स्टार्ट हो जाता है, सभी जगह होता है, वास डिफरेंस में चलता है। क्योंकि यहाँ के सिक्रिएशन से जो स्पर्म्स को मैच्योर और मोटाइल बनाते हैं, स्टोर भी होता है बेटा एपिडिडाइमिस वगैरह के अंदर। तो ये वाला एपिडिडाइमिस है, ये तो वास इफ्रेंसिया है, सॉरी, दिस वन इज वास इफ्रेंसिया। तो ये तो हो गया बेटा आपका वास इफ्रेंसिया, और ये वाला हो गया आपका एपिडिडाइमिस, जो एक कोइल्ड स्ट्रक्चर यहाँ पर मैंने पोस्टीरियर बाउंड्री पे बनाया।
और इसके कैपट रीजन से वास डिफरेंस कहां से अराइज हो रही है, इसके कैपट नहीं, कोडा। कैपट तो ऊपर हेड वाला हो गया, कोडा टेल वाला हो गया। यहां से आपकी वास डिफरेंस अराइज होती है, जो फर्दर जाके आपके सेमिनल वेसिकल्स के साथ में जुड़ जाएगी, उसके डक्ट के साथ में, और कॉमन इजेकुलेटरी डक्ट बना देगी। तो यहाँ बेटा हमने क्या समझा, इस स्ट्रक्चर में हमने समझा है कि आपके टेस्टिस है, उसके अंदर 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स है और हर लोब्यूल्स के अंदर 1 to 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स अपने को देखने को मिल रहे हैं। और ये ट्यूब्यूल्स आगे कंटिन्यू हो जाते हैं, ट्यूबिरेटिस, रेटिटेस्टिस, वास इफरेंसिया, एपिडिडाइमिस एंड वास डिफरेंसिया। तो ये पूरी हायरार्की आपको पता होनी चाहिए, इस पर भी क्वेश्चन बनता है। तो यहां तक बेटा बात आपको समझ में आई गई होगी एनसीईआरटी की, तो अपन इसके आगे चलते हैं। तो देखो बेटा एनसीईआरटी क्या बोल रही है इसके अंदर, जो अपन ने अभी समझा ही है। ईच लोब्यूल कंटेन 1 to 3 हाईली कोइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। कैसे हैं बेटा ये, कोइल्ड देखने को मिल रहे हैं। इन विच स्पर्म्स आर प्रोड्यूस, तो स्पर्म्स यही बनते हैं बेटा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स इज लाइंड ऑन इट्स इनसाइड बाय टू टाइप्स ऑफ सेल कॉल्ड मेल जर्म सेल, जिसको आप स्पर्मेटागोनिया बोल रहे हो, दूसरा है आपका सर्टोली सेल, जिसको नर्स सेल भी बोलते हैं, सस्टेंटाकुलर सेल भी बोलते हैं। ये इसके कुछ डिफरेंट डिफरेंट नेम है अकॉर्डिंग टू इट्स फंक्शन, क्योंकि ये काफी बेटा नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, तो इस तरीके से इसको नोमेनक्लेट कर दिया है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर बेटा कभी कभी क्या होते हैं, स्टेटमेंट की लाइन समझिए, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स लाइंड ऑन इट्स इनसाइड, इनसाइड की जगह आउटसाइड आ जाए बाय टू टाइप ऑफ सेल्स, तो बेटा ये आपका स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। हमेशा ध्यान रखना अंदर की तरफ जब आप स्ट्रक्चर बनाएंगे ना, तो ये स्ट्रक्चर है, तो जब आप यहाँ सेक्शन देखते हैं तो ऐसे कुछ क्यूबॉइडल सेल्स होते हैं जो जर्म सेल्स होते हैं, और कोलुमनार जो सेल्स होते हैं वो आपके सर्टोली सेल्स आपको देखने को मिलते हैं। और बाकी ये अगर इस तरीके से मोटाइल आपको देखने को मिल रहे हैं, दिस इज स्पर्मेटोजोआ, जो यहाँ से डिटेच होकर निकला है सर्टोली सेल के हेड से, और जो यहाँ पर अटैच है तो वो इनिशियल स्पर्मेटोगोनियाज वगैरह होते हैं। आया कुछ समझ में, तो वापस से समझिए, ईच लोब्यूल कंटेन 1 to 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इन विच स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड। Is seminiferous tubule line on its inside, not outside, by two type of cells, एक तो हो गया मेल जर्म सेल स्पर्मेटोगोनिया एंड दूसरा हो गया आपका सर्टोली सेल। अब देखिए बेटा एनसीईआरटी तो हर जगह कंफ्यूज करती है। इस लाइन में लिखा है द मेन जर्म सेल्स अंडरगो मियोटिक डिवीजन। देखिए स्टार्टिंग में माइटोसिस भी होता है लेकिन एनसीईआरटी यहाँ पर केवल मियोटिक डिवीजन लिख रही है। जब मैं तुमको गैमेटोजेनेसिस पढ़ाऊंगा तो मैं तुमको ये चीज बताऊंगा, शुरू में जो स्पर्मेटोगोनिया होते हैं वो माइटोसिस से डिवाइड होते हैं, लेकिन एनसीईआरटी ने यहाँ पर क्या दे दी है, द मेल जर्म सेल्स अंडरगो मियोटिक डिवीजन। तो ये लाइन तो बेटा आपको याद रखनी ही रखनी है, इस चीज को आप अच्छी तरीके से मार्क कर लीजिए यहाँ पर, इस लाइन को, जो आपके लिए बहुत काम की है। तो अपनी एनसीईआरटी हमेशा सामने खुली रखो जब भी आप पढ़ाई कर रहे हो। which is leading to the sperm formation while Sertoli cells provide nutrition to the germ cells। मैंने बताया था, इसलिए अपन इसको क्या बोल रहे थे, नर्स सेल बोल रहे हैं। The region outside the seminiferous tubules are called interstitial spaces। तो आप ये समझिए interstitial spaces क्या है। ये बेटा आपका seminiferous tubules है, तीन आपके बना देता हूं मैं, 1 to 3 इन्होंने बताया था। और ये जो स्पेस है इनके बीच में, बिटवीन दिस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, तो इनके बीच में, इसलिए आप इसको क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेसेस कंटेन स्मॉल ब्लड वेसल्स। यहाँ पर कुछ ब्लड वेसल्स हैं और कुछ आपके सेल्स है, इंटरस्टिशियल सेल्स है, जिनको आप लेडिंग सेल्स बोलते हैं। तो ये हो गए बेटा आपके लेडिंग सेल्स। और लेडिंग सेल्स का काम क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन को रिलीज करना, जो फेवर करेगा आपके स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए और आपके ऑर्गन्स के, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की ग्रोथ के लिए भी काफी फेवर करता है। तो यहाँ देखिए बेटा आगे एनसीईआरटी ने इस चीज को बता ही दिया है। लेडिंग सेल सिंथेसाइज एंड सिक्रेट टेस्टिकुलर हार्मोन कॉल्ड एंड्रोजेंस एंड अदर इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंट सेल्स आर आल्सो प्रेजेंट। तो ये इम्यूनोलॉजिकल सेल्स कौन से होंगे बेटा, एक तरीके से ये टेस्टिकुलर मैक्रोफेजेस वगैरह यहाँ पर देखने को मिलेंगे आपको। एक चीज और ध्यान रखिए बेटा, अगर अपन सर्टोली सेल्स की बात करें ना, तो ये भी एक तरीके से इम्यूनोलॉजिकल सेल ही है अगर अपन इसको देखें तो, क्योंकि ये ब्लड टेस्टिस बैरियर बनाता है, ये चीज ध्यान रखना। तो सर्टोली सेल्स इज एन इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंट सेल्स, तो भी हाँ, लेकिन यहाँ पर वो इंटरस्टिशियल स्पेसेस की बात कर रहा है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की बात नहीं कर रहा है। तो कुछ मैक्रोफेजेस वगैरह होंगे, बैक्टीरिया, वायरस, जो भी माइक्रोब्स है उनसे लड़ने में काम में आते हैं।
तो ये पैराग्राफ बेटा आप लोगों को समझ में आया? सिंपल सी चीज है। यहाँ पर केवल आपको यही ध्यान रखना है कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल अंदर की तरफ लाइन है, दो तरीके के सेल है, मेल जर्म सेल, स्पर्मेटोगोनिया, दूसरा है आपका सर्टोली सेल। सॉरी, थोड़ी सी खांसी वगैरह हो गई, सर्दी वगैरह। तो मेल जर्म सेल्स क्या हो रहे हैं कि यहाँ पर मेयोटिक डिविजन्स कर रहे हैं, सर्टोली सेल नरिशमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, और भी फंक्शन होते हैं बेटा सर्टोली सेल्स के, लेकिन एनसीईआरटी इतना डिटेल में बता नहीं रही, तो अपन क्यों जाए। रीजन आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को आपने इंटरस्टिशियल स्पेसेस का है, जिसके अंदर कुछ ब्लड सेल्स है, कुछ लैडिंग सेल्स है, और कुछ इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंट सेल्स है। इज इट क्लियर? ये पैराग्राफ सभी को आया ना समझ में? अपन डिटेल वाली वीडियोस भी बनाएंगे बेटा, लेकिन आपको एनसीईआरटी पर ज्यादा फोकस करना है, इसलिए मैं आज आपको एनसीईआरटी पढ़ूंगा। द मेल सेक्स एसरी डक्ट्स, डक्ट्स में क्या आ गई? रेटिटेस्टिस मैंने आपको बताई था, वास इफ्रेंसिया मैंने आपको बता ही दिया, एपिडिडाइमिस मैंने आपको बता ही दिया, वास डिफरेंस मैंने आपको बता ही दिया। ये सारी बेटा आपके मोटिलिटी भी दे रही है और मैच्योरिटी भी दे रही है आपके स्पर्म्स के लिए, यानी कि कैपेसिटेशन स्टार्ट हो चुका है। कैपेसिटेशन का यही तो मतलब है, आप उसको कैपेसिटाइज करो, लेकिन अपने ऑकर्स इन वजाइना, वहां के सिक्रिएशन से स्टार्ट होता है, जो आगे अपन पढ़ेंगे जब अपन फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए आगे एनसीईआरटी क्या बोल रही है। एनसीईआरटी बोलती है बेटा, द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ऑफ द टेस्टिस ओपन्स इनटू द वास डिफरेंस, बता ही दिया था। किसके थ्रू आ रही है? रेटिटेस्टिस। अब बच्चे यहाँ पर क्या कंफ्यूज होते हैं वो समझो बेटा मेरी बात को। कभी कभी लाइन क्या होती है बेटा, ऐसे घुमा कर दे देते हैं एनसीईआरटी की, हमें लगता है कि हम राइट क्वेश्चन करके आ गए, लेकिन हम राइट नहीं करके आते, हमारा रॉन्ग हो जाता है। यहाँ क्या लिखा हुआ आ जाता है, द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ टेस्टिस ओपन इनटू द रेटिटेस्टिस थ्रू वास डिफरेंस, और बच्चे कराते हैं राइट। पहले किसके अंदर खुलेगी बेटा? रेटिटेस्टिस के अंदर, वहां से कहां खुलेगी? वास डिफरेंसिया के अंदर। तो ये हायरार्की आपको पूरी याद रखनी है, यानी कि पहले वास डिफरेंसिया फिर रेटिटेस्टिस। क्लियर? फिर द वासा डिफरेंसिया लीव द टेस्टिस एंड ओपन इनटू एपिडिडाइमिस। मैंने वो कोइल्ड स्ट्रक्चर बताई था आपके इस तरीके से, ये एपिडिडाइमिस यहां पर आ गई है, लोकेटेड अलोंग द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द टेस्टिस। अब ये भी ध्यान रखना, एपिडिडाइमिस का है पोस्टीरियर सरफेस। यहाँ स्टेटमेंट में अगर किसी ने एंटीरियर दे दिया ना, आपने राइट कर दिया, -1 हो जाएगा। 4 तो गई गए, -1, 5 नंबर चले जाएंगे, ऐसे नंबर मत उड़ाना। इज इट क्लियर? तो ये सिंपल सी चीजें जो आप लोगों को आनी चाहिए। फिर इसके आगे अपन देखते हैं, एपिडिडाइमिस लीड्स टू वास डिफरेंस। तो एपिडिडाइमिस कहां पर जा रही है बेटा? अब एपिडिडाइमिस पहुंच गए आपके वास डिफरेंस में, जो कि दैट असेंड टू द एब्डोमेन, एब्डोमेन में ऊपर की तरफ जा रही है ना, एंड लूप्स ओवर द यूरिनरी ब्लैडर एंड इट रिसीव्स अ डक्ट फ्रॉम द सेमिनल वेसिकल्स। मतलब ये क्या करती है, आपके ब्लैडर जो है उसके वहां पर एक लूप बनाती है, और वहां पर जो आपके ग्लैंड्स होते हैं ब्लैडर के जस्ट बिलो में आपको देखने मिलते हैं पोस्टीरियर सरफेस पर ब्लैडर की, जिसको आप बोलते हैं सेमिनल वेसिकल्स, जो इजैकुलेटरी डक्ट वहां पर बन गई, मतलब इसके सेमिनल वेसिकल्स के डक्ट हो गई और आपकी वास डिफरेंस की डक्ट हो गई, दोनों ने मिलकर आपके बना दिया है इजैकुलेटरी डक्ट। कहां पर ओपन हो रहा है? ये प्रोस्थेटिक यूरेथ्रा में ओपन होती है। ये भी ध्यान रखना बेटा, ये लाइन पूछी जाती है कि इजैकुलेटरी डक्ट ओपन कहां होती है, तो वो प्रोस्थेटिक यूरेथ्रा में होती है। लाइन को अगर ढंग से पढ़ोगे बेटा, आपका नंबर कोई नहीं काट सकता, ये प्रॉमिस है। This duct store and transport the sperms from testes to outside through urethra। करेंगे बेटा, सिंपल सी चीज है। स्पर्म्स स्टोर्ड कहाँ हो रहा है? एम्पुला में होता है सबसे ज्यादा, तो आपके वास डिफरेंस क्या है, और फिर उसके बाद में आपके इसमें चला जाता है यूरेथ्रा के अंदर। तो ये लाइन यहाँ पर लिखी है, दिस डक्ट स्टोर and transport the sperm from testes to the outside through urethra। तो ये बेटा यहां तक अपने को समझ में आना चाहिए। कहीं पर भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर मेरे को डाल सकते हैं। द यूरेथ्रा ओरिजिनेट फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर। ये इस तरीके से अगर ब्लैडर बना हुआ है, तो ब्लैडर के यहाँ से किसका ओरिजिन हो रहा है? यूरेथ्रा का ओरिजिन होता है। तो ये भी अपने को पता होना चाहिए। ये सपोज आपका ब्लैडर है, तो ब्लैडर से इस तरीके से यूरेथ्रा आ रहा है, और यहाँ पर आपके ये सेमिनल वेसिकल्स आपके ग्लैंड बने हुए इसके पोस्टीरियर सरफेस पे है, और टेस्टिस से इस तरीके से डिफरेंस से आ रही है, यहाँ पर एक एम्पुला फॉर्म करती है, और एम्पुला से इसकी डक्ट में जुड़ जाती है, जो डक्ट जाके ओपन हो जाती है आपके यूरेथ्रा के अंदर। इस तरीके से बेटा ये सारी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ये डक्ट स्टोर कर रही है, स्पर्म को ट्रांसफॉर्म कर रही है फ्रॉम द टेस्टिस टू द यूरेथ्रा।
Urethra originate from the urinary bladder and extend through the testes to the external opening called urethral meatus. Meatus जहां पर होल होता है. Is it clear? तो ये एक सिंपल सा पैराग्राफ है बेटा, जहां पर मैंने सारी चीजें आपको बता दी है. बस यहाँ पर ये ध्यान रखना कि ये जो आपका यहाँ पर जो बात हो रही है आपकी इजैकुलेटरी डक्ट की, तो ये किस किस से जुड़ के बनी है. एक तो सेमिनल वेसिकल के डक्ट से जुड़ के बनी है, दूसरा आपके वास डिफरेंस से बनी है. सिंपल, यहाँ तक सभी बच्चों को आगे ना समझ में. अब अपन इसके आगे देखते हैं. तो इसके आगे बेटा अपने को और क्या देखने को मिलता है. एनसीईआरटी को बहुत ध्यान से समझिए. ये डायग्राम तो मैंने आपको बता ही दिया है. जैसे कि ये तो आपका ब्लैडर एरिया हो गया. यहाँ पर ब्लैडर के बाद में आपको ये सेमिनल वेसिकल्स देखने को मिल रहे हैं. तो ये सेमाइनल वेसिकल हो गए आपके. फिर इसके बाद में ये वास डिफरेंस आपको यहाँ देखने को मिल रही है. और जब ये वास डिफरेंस इससे जुड़ गई तो इसने जाकर बेटा आपके क्या बना दिया है, कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट बना दिए इस तरीके से. तो ये बन गई यहाँ पर कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट. तो ये बन गई यहाँ पर कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट. फिर ये जो सिंगल ग्लैंड है जो एक ही आपको देखने को मिल रहा है, दिस इज प्रोस्टेट ग्लैंड. तो ये प्रोस्टेट हो गया और उसके नीचे की तरफ यहाँ पर कॉपर्स ग्लैंड होंगे. इसके बाद में आपको देखने को मिलते हैं कॉपर्स ग्लैंड जो आपके बल्बो यूरिथ्रल है. ये वाले जो आपको देखने को मिल रहे हैं ना पेड़ में. तो यहाँ पर बेटा अगर कोई आपसे पूछ ले कि सारे ही ग्लैंड अगर आपके देखने को पेयर्ड में होते हैं तो बेटा ये स्टेटमेंट रॉन्ग है. एक अनपेयर्ड भी तो देखने को मिल रहा है, और वो अनपेयर्ड ग्लैंड कौन सा आपका प्रोस्टेट ग्लैंड है. तो ये चीज बेटा आप लोगों को समझ में आनी चाहिए. तो तीन तरीके के ग्लैंड्स बेटा यहाँ पर बताए हैं. पहला ग्लैंड हो गया बेटा आपका सेमिनल वेसिकल्स जो आपका पेयर्ड में देखने को मिल रहा है, विच इज प्रेजेंट बिसाइड्स यूर इसके पोस्टीरियर सरफेस पे ब्लैडर में. उसके डक्ट जाकर जुड़ गई आपके किसके साथ में, वास डिफरेंस के साथ में, और उसने बना दिया कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट. वास डिफरेंस का जो एम्पुलर रीजन होता है ना बेटा, जो एक लूप फॉर्म कर रही है आपके इसके ब्लैडर के यहाँ पर पीछे की तरफ में, तो उस एम्पुला में स्पर्म्स को स्टोर भी किया जाता है और फिर वो स्पर्म आपके यूरेथ्रा के अंदर आ रहा है. यूरेथ्रा में किसका सिक्रिएशन और मिक्स हो जाएगा, प्रोस्टेट ग्लैंड का. फिर वो आगे की तरफ जाएंगे और सिक्रिएशन जुड़ जाएगा. किसका सिक्रिएशन जुड़ जाएगा, बल्बो यूरेथ्रल का. इसी तरीके से बेटा सीमन बनता है. तो बच्चों अगर अपन इसके अंदर सीमेन की बात करते हैं तो सीमेन के अंदर क्या क्या होता है तो वो अपन देखते हैं इसके अंदर. जैसे कि सीमेन के अंदर अपन देखते हैं इसमें, यहाँ पर अगर अपन सीमेन की बात कर रहे हैं, सीमेन जो बना है वो आपके स्पर्म्स से बना है, और स्पर्म्स के साथ में आपको देखने को मिल रहे हैं ग्लैंडुलर सिक्रिएशन. तो ग्लैंडुलर सिक्रिएशन के अंदर कौन कौन से हो गए बेटा, आपके प्रोस्टेट के सिक्रिएशन हो गए, आपके इसके अंदर कॉपर्स के सिक्रिएशन हो गए, और उसके साथ में अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपके सेमिनल वेसिकल्स के आपको सिक्रिएशंस यहाँ पर देखने को मिलेंगे. तो ये बेसिक बेसिक चीजें हैं जो अपने को यहाँ पर पता होनी चाहिए. अब देखो ये एक सेक्शन एनसीईआरटी ने माइक्रोस्कोपिक व्यू दिया है यहाँ पर जो आपके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का है. इतना खतरनाक माइक्रोस्कोप दिया है ना बेटा, कुछ समझ में ही नहीं आता है. लेकिन आप ये समझ लीजिए इसमें सेल्स को कैसे याद रखना है. ये बीच में जो आपको दिख रहे हैं ना, दिस आर द इंटरस्टिशियल सेल्स, जिनको आप क्या बोल रहे हैं, लेडिंग सेल्स. और लेडिंग सेल्स का फंक्शन तो आप लोगों को पता ही है. लेडिंग सेल्स का काम है एंड्रोजन रिलीज करना, और अपना सबसे कॉमन कौन सा है, टेस्टोस्टेरोन. तो वो आप यहाँ पर देख सकते हैं. तो यहाँ पर जो लेडिंग सेल्स रिलीज करेंगे वो एंड्रोजन रिलीज करेंगे, जिसके अंदर हो गया आपका टेस्टोस्टेरोन. स्पर्मेटोगोनिया अपने को नजर आ रहा है जो यहाँ पर अटैच है, ये जर्म सेल्स हो गए, क्यूबॉइडल है. हाँ, सेंटर में यहाँ पर अगर आपको कुछ देखने को मिलता है तो वो आपका स्पर्मेटोजुआ होगा जो डिटेच हो जाएगा सर्टोली सेल से अपना न्यूट्रिशन लेने के बाद में. और सर्टोली सेल्स यहाँ पर कुछ कोलुमनार लाइक दिख रहे हैं बेटा, बड़ा ही माइक्रोस्कोपिक है, इट इज वेरी टफ. तो आप थोड़ा सा इसको ध्यान से समझिए. आपको इंटरस्टिशियल पता चल गया, आपको क्यूबोइडल पता चल गया, आपको स्पर्मेटोगोनिया पता चल गया है, मतलब जो आपका क्यूबोइडल है. स्पर्मेटोजुआ पता चल गया है तो सर्टोली सेल आप वैसे ही ढूंढ लेंगे. तो थोड़ी थोड़ी ट्रिक्स तो बेटा लगानी ही पड़ती है, तभी जाके अपने को ये चीज समझ में आती है. उसके बाद अगर अपन ग्लैंड्स की बात करें तो मैंने आपको बताया था यहाँ पर अपन सेमिनल वेसिकल्स है. तो सेमिनल वेसिकल्स का सिक्रिएशन क्या है, सेमिनल वेसिकल्स जो है 70% कंट्रीब्यूट कर रहे हैं आपके किसके अंदर, स्पर्म्स के सीमन के फॉर्मेशन के अंदर. तो 70% अगर इनका कंट्रीब्यूशन अगर आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है सेमिनल वेसिकल्स का, मतलब लगभग 60 से 70% अल्कलाइन सिक्रिएशन है.
सिक्रिएशन के अंदर आपको फ्रुक्टोज देखने को मिल रहा है, प्रोस्टाग्लैंडिन देखने को मिल रहा है और कुछ आपको फाइब्रिनोजन देखने को मिलते हैं। ये फाइब्रिनोजन क्या करते हैं बेटा, स्पर्म जब रिलीज होता है ना तो उसको क्लोट कर देता है। वजाइना देखो एसिडिक होता है, वजाइना क्या होता है, एसिडिक होता है। और एसिडिक मीडियम के अंदर अगर आपके स्पर्म्स होंगे तो वो तो वहां डैमेज हो जाएंगे, तो थोड़ी बॉल के रूप में जाते हैं, थोड़ा सा फास्ट मूवमेंट हो जाता है। फिर क्या होता है कि जैसे कि आप यहाँ पर देखोगे प्रोस्टेट ग्लैंड के सिक्रिएशन आ जाते हैं। तो प्रोस्टेट ग्लैंड के सिक्रिएशंस में जो आपको देखने को मिलता है बेटा इसके अंदर, वो आपको लाइसिन भी देखने को मिलेगा, जो आप यहाँ पर देखेंगे। ये देखिए प्रोस्टेट के सिक्रिएशंस में आपको देखने को मिलता है फाइब्रिनोलाइसिन, जो इसको लिक्विडिफाई कर देंगे वापस। बाकी जिंक मोटिलिटी में हेल्प करता है। ये सिट्रिक एसिड भी यहाँ पर आपके रिलीज होता है, जिसकी वजह से यहाँ का पीएच स्लाइटली एसिडिक आपको देखने को मिलता है। तो ये प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रीवियसली ये माना जाता था बेटा इसके अंदर कि आपके जितने भी ये सिक्रिएशन है आपके इसके प्रोस्टाग्लैंडिन वाले, वो आपके प्रोस्टेट ग्लैंड से दिए गए, तो इसलिए उसका नाम क्या रखा गया, प्रोस्टाग्लैंडिन। फिर बाद में पता पड़ा, साइंस देखो रिसर्च पे ही चलती है, तो बाद में पता पड़ा ये सिक्रिएशन किसका, सेमिनल वेसिकल का। इज इट क्लियर? बाकी हाँ, कॉपर्स ग्लैंड विच इज होमोलोगस टू योर बार्थोलिन ग्लैंड, जो फीमेल में होता है, वेजाइनल कॉर्नर में होता है, जिसको बल्बो यूरिथ्रल भी बोलते हैं। और इनका भी अल्कलाइन म्यूकस सिक्रिएशंस होता है। आप ये ध्यान रखिए, जो यूरेथ्रा है, प्रोस्टेट के सिक्रिएशंस आपको स्लाइटली एसिडिक दिख रहे हैं। इसके अलावा हो सकता है बिफोर इजैकुलेशन, हो सकता है कि पर्सन यूरिनेशन को गया हो तो यूरेथ्रा के अंदर क्या हो गया, एसिडिक, क्योंकि यूरिन का पीएच तो 6 होता है। अब उसको वापस आपको अल्कलाइन करना है, तो उसमें ये हेल्प कर रहा है आपका कॉपर्स ग्लैंड। और ये ग्लैंड पेनिस जो एरिया है वहां पर लुब्रिकेशन भी प्रोवाइड कर रहा है, जिसकी वजह से कॉपुलेशन में हेल्प मिलती है। तो इन तीनों के ही सिक्रिएशन आपके ग्लैंडुलर सिक्रिएशन है, जो आपकी एनसीईआरटी यहाँ पर अपने को बता रही है। इज इट क्लियर? सिंपल चीज। फिर इसके बाद देखिए पेनिस जो है बेटा, अगर अपन पेनिस की बात करें तो पेनिस इज मेल एक्सटर्नल जेनिटिलिया एंड इट इज मेड अप ऑफ स्पेशल टिश्यूज दैट हेल्प इन इरेक्शन ऑफ पेनिस टू फैसिलिटेट इंसेमिनेशन। इरेक्टाइल टिश्यूज होते हैं बेटा, यहाँ पर कोड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे कि आपके कैवर्नोसा है, और उसके अलावा आप देख सकते हैं स्पोंजियोसम। कैवर्नोसा आपके दो होते हैं, स्पोंजियोसम एक होते हैं। ये सपोज दिस इज योर पेनिस, आप इसको समझिए। अगर ये आपका पेनिस है तो इसका ये वाला वेंट्रल सरफेस होगा, ये एंटीरियर सरफेस होगा। वेंट्रल और एंटीरियर, एंटीरियर यानी ग्लैंड पेनिस, अगर मिएटस कोई पूछ ले कहां ओपन होगा, तो वो स्पोंजियोसम में होगा, क्योंकि वेंट्रल और एंटीरियर सरफेस जो आपका बना है वो स्पोंजियोसम का बना है। डोर्सल और लैटरल जो है ये कैवर्नोसा का बना हुआ है। इस तरीके से आपके इरेक्टाइल टिश्यूज होते हैं। हाँ, ये ध्यान रखिए, अगर पेनिस का इरेक्शन होगा तो वो आपका पैरासिम्पैथेटिक करवाएगा, और इजैकुलेशन जो करवाएगा वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम करवाएगा। क्लास 11th में आपने पढ़ा है आपके न्यूरल में, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंदर, आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो एक बार अपन फिर से ये थोड़ा सा देख लेते हैं कि यहाँ पर द एनलार्ज एंड ऑफ पेनिस इज कॉल्ड द ग्लैंड पेनिस व्हिच इज कवर्ड बाय लूज फोल्ड ऑफ फोरस्किन। यहाँ आपको देखने को मिल रही है ये वाला, ये जो एरिया देखने को मिल रहा है ना, दिस इज, तो ये आपका ग्लैंड पेनिस का एरिया है, और ये कॉर्पस स्पोंजियोसम का पार्ट है। और यहाँ पर आपको मिएटस वगैरह आपको देखने को मिल ही रहा है, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यूरेथ्रल मिएटस भी आपको यहीं पर देखने को मिलेगा, तो ये पूरा यहाँ पर देखने को मिलेगा। मेल एक्सेसरी ग्लैंड्स इंक्लूड पेयर्ड सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट, सेमिनल वेसिकल पेयर्ड में है, प्रोस्टेट सिंगल है, और पेयर्ड बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स है। और इन सारे सिक्रिएशन से ही आपका सेमाइनल प्लाज्मा बनता है, जिसके अंदर फ्रुक्टोज है, कैल्शियम है, और कुछ एंजाइम्स है। और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स हेल्प्स इन द लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस, ये भी मैंने आपको बता ही दिया। तो ये कुछ जनरल जनरल बेटा बातें दी है आपके मेल रिप्रोडक्टिव के बारे में, जो आप लोगों को पता। इसकी एनसीईआरटी रीडिंग जरूर लगाएं। एनसीईआरटी जितनी बार पढ़ेंगे ना बेटा, उतने अपने कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाते हैं। हर बार अपने को कुछ ना कुछ नया मिलता है। तो अपन नेक्स्ट जो अपन इसमें स्टार्ट करने वाले हैं वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।